अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम दिन भर में आपको खुशामदीद कहती हूँ। मैं हूँ आपके मेज़बान शहरबानो आवान। सबसे पहले बात करेंगे प्रोग्राम में खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की गाड़ियों के तोहफे की वफाक को वापसी की गई है। आपको बताएंगे खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत और वफाक के दरमियान एक नया तनाज़ा जन्म लेता नजर आ रहा है। वफाकी हुकूमत की जानिब से KP पुलिस को फराहम की गई बुलेट प्रूफ गाड़ियों पर इख्तलाफ खड़ा हो गया। नौमुंतखब वज़ीर आला सुहेल आफरीदी ने इन गाड़ियों को पुरानी और नाकिस करार देकर वापस करने की हिदायत दे दी है, जबकि वफाकी वज़ारत दाखिला का मौक़िफ़ है कि ये गाड़ियाँ बैनुल-अक़वामी मयार की हैं और पुलिस एहलकारों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए फराहम की गई थी। सरकारी ज़राए के मुताबिक वफाक की जानिब से दी गई ये तीनों बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ आलमी इदारे के ज़ेर इस्तेमाल रह चुकी हैं, जिनकी बुलेट प्रूफिंग मकामी नहीं बल्कि बैनुल-अक़वामी सतह पर की गई थी। ज़राए का कहना है कि अगरचे गाड़ियाँ 15 साल पुराने मॉडल की ज़रूर हैं, ताहम उनकी अफरादियत अब भी बरकरार है। दूसरी जानिब वज़ीर आला सुहेल आफरीदी ने ऐलान किया कि KP पुलिस को नई गाड़ियाँ और जदीद असलहा फराहम किया जाए ताकि सूबे में सिक्योरिटी निज़ाम को मज़ीद मजबूत बनाया जा सके। उधर वफाकी वज़ीर ममलकत बराए दाखिला तलाल चौधरी ने वज़ीर आला के फैसले को गैर अफसोसनाक करार दे दिया। उनका कहना है कि आलमी मयार की गाड़ियाँ वापस करना पुलिस एहलकारों की जिंदगियों को खतरे में डालने के मुतरादिफ है। उन्होंने मज़ीद क्या गुफ्तगू की, आइए पहले देख लेते हैं। ये गाड़ियां नकारा हैं, ये तज़हीक हैं, ये इस्तेमाल के काबिल नहीं हैं। मैं कुछ हकायक आपके सामने रख दूं। जो 3 गाड़ियां पहले मरहले में डिलीवर की गई IG KPK को, वही गाड़ी इस वक्त मेरे पीछे खड़ी है। ये मेरे भी ज़ेरे इस्तेमाल है। इसी तरह की गाड़ी वजीर दाखिला इस्तेमाल करते हैं और यही गाड़ियां कमोबेश हमारे वफाकी वुज़रा और सिक्योरिटी फोर्सेस के आला तरीन अफसरान इस्तेमाल करते हैं। इस गाड़ी की कमोबेश कीमत 10 करोड़ रुपया एक गाड़ी की कीमत है और इसमें इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स की वो तमाम सहूलतें या इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पर जो बुलेट प्रूफ और बम प्रूफ होने के इसमें लवाजमात होने चाहिए, वो इस गाड़ी में मौजूद है। ये गाड़ियां ये गुफ्तगू आपने सुनी। तलाल चौधरी क्या फरमा रहे थे, इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ अब मौजूद है ब्यूरो चीफ पेशावर यासिर हुसैन। यासिर, ये मामला आखिर है क्या? वाकई गाड़ियों में मसाइल है या फिर ये सिर्फ बातें की जा रही हैं? देखें, पहले तो खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को इस हवाले से शुक्रिया अदा करना चाहिए कि उन्होंने जो हालात की निज़ाकत थी उस पर 3 बम प्रूफ गाड़ियां जो हैं ये खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के हवाले की। यकीनन IG जो हैं वफाक के ही नुमाइंदे होते हैं और वो जानते हैं कि इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा के खासकर जो ट्राइबल बेल्ट है, कबायली अजला हैं, उनमें क्या सूरत हाल चल रही है। बिलखुसूस कुरम एजेंसी की हम बात करेंगे, शुमाली वज़ीरिस्तान, जनूबी वज़ीरिस्तान, बाजोड़ एजेंसी, और इब्तदाई तौर पर ये 3 गाड़ियां जो दी गई थी IG KPK को, तो इसको उन्होंने कबूल भी किया और ऑन भी किया। बेसिकली कहा जाता है ये गाड़ियां 15 साल पुरानी हैं, यानी 2010 मॉडल की हैं और ये गाड़ियां जो हैं बम प्रूफ गाड़ियां हैं और ये गाड़ियां मकामी पुलिस यानी DPOs के लिए भेजी जानी थी। लेकिन गुज़िश्ता रोज जो है वज़ीर आला सुहेल आफरीदी को जो उनके स्टाफ की जानिब से यानी प्रिंसिपल सेक्रेटरीज की जानिब से तरसीलात दी गई थी, मैं ये समझता हूं ज़ाती तौर पर कि वज़ीर आला को शायद ये बुरा लगा है कि ये गाड़ियां क्यों दी गई हैं या हम परचेज नहीं कर सकते। मेरे ख्याल से जो इस वक्त दहशतगर्दी का बोलबाला खैबर पख्तूनख्वा के डिस्ट्रिक्ट्स में है वो तकरीबन 10 महीनों से जो है अरूज पर जा रहा है। तो साबका वज़ीर आला जो थे अली अमीन गंडापुर ने भी इस किस्म के कई बार ऐलानात किए थे कि वह पुलिस को जहां जदीद असले से लेस करेंगे वहीं पर बम प्रूफ गाड़ियां भी लेंगे। ये गाड़ी जो है इंपोर्टेड गाड़ी कहलाई जाती है और ये UN के इस्तेमाल में अब तक थी। लेकिन इस गाड़ी की क्वालिटी ये है कि बम प्रूफ गाड़ी है और ये ट्राइबल एरियाज में इंतहाई बेहतरीन जो अफसरान होते हैं इसमें वो उनकी बचाव का सबब भी होते हैं। अभी तक KPK पुलिस के पास लैंड रोवर्स के अलावा कोई इस किस्म की जदीद गाड़ी नहीं है। अब इनको ये गाड़ी क्यों पसंद नहीं आई, ये हम खैबर पख्तूनख्वा का जानने का भी कोशिश कर रहे हैं। लेकिन दूसरी जानिब इस हवाले से CM ने भी कल जो ऐलान किया है कि हम ये गाड़ियां वापस देंगे, अब देखना यह है कि IG क्या इकदाम उठाते हैं इस हवाले से। अच्छा यासिर, आपने तो बड़े अच्छे तरीके से समझा दिया कि गाड़ियां बहुत ज़बरदस्त हैं और UN में भी इस्तेमाल हो चुकी हैं। हमने देखा कि आपने कहा कि ये बॉम्ब प्रूफ हैं, बुलेट प्रूफ हैं, सब कुछ है। अब इस सारी सिचुएशन में तो कुछ ये लग रहा है कि मामला गाड़ियों का नहीं है, मामला जो चपकले शेक चल रही है खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की और वफाकी हुकूमत की, ये उसी की एक शाख है जो गाड़ियों की सूरत में सामने आ रही है। क्या यही नज़र आ रहा है आपको या फिर मामला कोई और है?
बिल्कुल, आपके क्वेश्चन से मैं इत्तफाक करूंगा। ये बज़ाहिर दिखाई देता है कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत यानी जो भी वज़ीर आला नए नौ मुंतखब हैं उनको बज़ाहिर ये बुरा लगा है कि जो फेडरल मिनिस्टर की जानिब से मोहसिन नकवी साहब की जानिब से जो ये गाड़ियां दी गई हैं, तो वो शायद ये समझे हैं कि शायद उन्होंने हमारे सूबे को या वज़ीर आला पर एहसान के आसान नहीं है। देखिए, ये हिफाजती चीज है और इसमें कोऑर्डिनेशन रहनी और होनी चाहिए, लेकिन मैं हैरान हूं कि इस पर जो केपीके हुकूमत की जानिब से जो मौक़िफ़ सामने आया है कि वो गाड़ियां जो हैं पुरानी हैं, तो अब वो क्या दूसरे ममालिक से इस किस्म की इंपोर्टेड गाड़ियां मंगवाएंगे? ये गाड़ी तो जो तलाल चौधरी साहब कह रहे हैं 10 करोड़ मालियत, मैंने जो इसकी मालूमात की इसकी मालियत तकरीबन 14 करोड़ रुपए से जायद की है। सर, हमें इंफॉर्मेशन में इजाफा कीजिएगा कि जितने भी सूबे हैं जिनको गाड़ियां दी जाती हैं, क्या ये विफाक की गाड़ियां फराहम करते हैं या फिर उनकी जानिब से खुद खरीदारी की जाती है? देखिए, इस किस्म के हालात पंजाब और सिंध में तो अल्लाह ना करे कि ना हैं और ना कभी हों, लेकिन ऐसे हालात बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में आए रोज चले आए हैं। बलोचिस्तान गवर्नमेंट की को भी इसी तरह से फीड की जाती रही, गाड़ियों की सूरत में हो, असले की सूरत में हो, और केपी हुकूमत को शायद मैं नहीं समझता फर्स्ट टाइम हुआ। इससे कबल आपको याद होगा 2008, 9 और 10 में जो खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी अरूज पर थी, तो उसमें भी फेडरल गवर्नमेंट उस वक्त की उन्होंने भी केपी हुकूमत के साथ काफी हेल्प्स किए थे। हत्ता कि मैं आपको ये एग्जांपल दे सकता हूं कि जब पेशावर प्रेस क्लब पर हमला किया गया था, खुदकुश हमला हुआ था, तो उसमें भी फेडरल गवर्नमेंट ने और साथ साथ यूएन ने पेशावर प्रेस क्लब की हेल्प की थी। तो इस किस्म की हेल्प जो होती है वो उसको सियासत की नजर तो वाज़े तौर पर ये चीज़ नज़र आ रही है कि गाड़ियों में कोई मसाइल नहीं है, मसाइल जो है वो आपस में है और वो इस तरह से सामने आ रहे हैं। बहुत शुक्रिया जी, हमारे साथ मौजूद थे यासिर हुसैन, हमारे शावर, इस सारे मामले पर गुफ्तगू कर रहे थे। आगे बढ़ेंगे, आपको बताएंगे पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान दोहा में तय पाने वाला जंगबंदी मुआहिदा की नई उम्मीद लेकर आया है, मगर वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने वाज़े कर दिया कि ये मुआहिदा अफगान सरजमीन से दरअंदाजी न होने से मशरूत है। उनका कहना है कि अगर तालिबान दहशतगर्द गिरोहों को काबू में ना रख सके तो जंगबंदी बरकरार नहीं रह सकती। ख्वाजा आसिफ ने बताया कि ये मुआहिदा कतर और तुर्की की सालिसी से तय पाया, जिसका मकसद दोनों ममालिक के दरमियान कशीदगी खत्म करके सरहदों पर अमन कायम रखना है। इस पर बात करेंगे, हमारे गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं चेयरमैन तहरीक जवानाने पाकिस्तान हमारे साथ मौजूद हैं अब्दुल्ला हमीद गुल साहब। बहुत शुक्रिया हमीद गुल साहब प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। सबसे पहले बताइएगा कि दोहा में तय पाने वाले ये पाक और अफगान जंगबंदी मुआहिदे के हवाले से आप इसको किस तरह देख रहे हैं? क्या वाकई ये कामयाब होगा और क्या हम अफगान हुकूमत पर और अफगान तालिबान पर ट्रस्ट कर सकते हैं? क्योंकि हमने देखा कि सरजमीन अफगानिस्तान जो है वो हमेशा पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल होती रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। देखें, दोहा मुज़ाकरात का जो दूसरा अभी राउंड है वो तुर्किया के अंदर जो है वो हफ्ते के दिन होगा, 25 तारीख को इंशाअल्लाह ताला। जाहिर है इसमें तुर्किया ने भी अपना किरदार अदा किया, कतर ने भी अदा किया और दीगर जो ममालिक हैं, दोस्त ममालिक सऊदी अरब समेत, वो भी कोशिश कर रहे हैं। चाइना का एक बहुत बड़ा किरदार है, लेकिन इस सब के बावजूद जो है वो एक धड़का लगा हुआ है और वो यही है कि भारत की ज़ाहिर है एक बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट हुई हुई है और भारत ने अफगानिस्तान के अंदर एक नकब तो लगाई है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है, और नकब भी उन्होंने हुकूमत अफगानिस्तान के अंदर लगाई है। अवाम जो अफगानिस्तान है वो तो पाकिस्तान से प्यार आज भी करते हैं, एहसानमंद हैं, लेकिन ये जो इस टाइम पे एक नाजायज़ हुकूमत है अफगान तालिबान की जो मुसल्लत शुदा है 2021 से लेके आज तक, इसने तकरीबन हमारे जो बॉर्डर की वायलेशन हैं वो कोई 1052 दफ़ा जो है वो इन चंद सालों के अंदर वो कर चुकी है। और जाहिर है ये इसकी खुशनुदी कहाँ है? आपको याद है कि जब मार्का हक हुआ तो उस टाइम पे भी जो है अमीर मुत्तकी जो उनके वजीर खारजा हैं वो भारत यात्रा पे जो है रवाना हो गए। पहले कहा कि जी हम इस मामले पे न्यूट्रल रहेंगे। एक तरफ तो वो कुरान और सुन्नत की बात करते हैं, दीन की बात करते हैं, और दीन में तो कुफर के साथ खड़े होने को कब कहा गया कि जब मुसलमान मार्के के अंदर मौजूद हों तो आप कुफर के साथ खड़े हो जाएं? ये कौन सा दीन चला रहे हैं? नंबर 1। नंबर 2 ये है कि इस टाइम पे वो खुद कह रहे हैं कि उनका जो है वो पूरे मुल्क पे कंट्रोल नहीं है, तो अगर कंट्रोल नहीं है तो वो मुआहिदा किस हैसियत में कर रहे हैं? फिर तीसरी बात बड़ी अहम है और वो ये है कि अगर इस दौरान 25 तारीख तक अमन बरकरार रखता है तो फिर लगता फिर तो वाज़ेह हो जाएगा कि अफगान तालिबान हुकूमत जो है वो दहशतगर्दों
बातों की पुष्ट पनाही कर रही है, जैसा कि यूनाइटेड नेशन की रिपोर्ट्स में मौजूद है। वो ये कहते हैं कि 2021 से बाद से तकरीबन इस टाइम पे 24 ऐसी तंजीमें हैं जो अफगानिस्तान के अंदर बाकायदा बरसरे पैकार हैं और हुकूमत अफगानिस्तान की सरपरस्ती के अंदर दहशतगर्दाना कार्रवाइयां अमल में लाई जा रही हैं। आपको याद होगा कि इससे पहले खलील हक्कानी, जो कि पाकिस्तान के बहुत बड़े दोस्त थे, वो मिनिस्टर थे बाकायदा रेफ्यूजीज के, उनको जो है वहां शहीद कर दिया गया था। खलील हक्कानी जो थे वो पाकिस्तान से मोहब्बत करने वाले थे, यानी कि तमाम वो लोग जो पाकिस्तान के लिए नरम गोशा रखते हैं उनको किसी सूरत एलिमिनेट कर दिया जाए। और मुल्ला याकूब जो हैं वो किसी से उनके अज़ाइम और पाकिस्तान नफरत बयानियां ढका छुपा नहीं है। इसलिए मैं समझता हूं कि इसमें कोई बहुत ज्यादा तो हमें ब्रेक थ्रू नहीं होगा, लेकिन पाकिस्तान ने जिसको कहते हैं कि वो एक एतमाम हुज्जत किया है और हम जो है वो मुज़ाकरात की टेबल पे आए हैं, दुनिया के सामने बता रहे हैं कि पाकिस्तान तो हमेशा से मुज़ाकरात करने के ख्वाह है, लेकिन अगर दूसरी जानिब से तहरीक तालिबान पाकिस्तान जो है टीटीपी, अगर उसको बाकायदा अफगानिस्तान की सरपरस्ती हासिल हो, जिसको वो खुद टीटीए जो तहरीक तालिबान अफगानिस्तान है वो ये कहते हैं कि टीटीपी हमारे जिस्म का हिस्सा है। अब या तो मुल्ला हैबतुल्लाह अखुंज़ादा जो कि अमीरुल मोमिनीन हैं उनके, या उनकी हुकूमत बाकायदा ये फतवा जारी करे कि टीटीपी समेत तमाम जो फितनतुल हिंदुस्तान है वो पाकिस्तान के जो खिलाफ हैं उनसे हम लाताल्लुकी का इजहार करते हैं और उनके खिलाफ जो है हम मौसर कार्रवाइयां करेंगे, फिर तो मुझे लगता है कि मामलात इंशाल्लाह सुलझ जाएंगे। वरना जब तक कि इस किस्म का फतवा नहीं आएगा तब तक मामलात जो है वो मुझे सुलझते नजर नहीं आ रहे, क्योंकि अफगानों को किराए के ऊपर हासिल करना आसान काम होता है और माजी में ऐसा कई दफा देख चुके हैं और आज भी यही हो रहा है। चाहे वो बीएलए हो, चाहे वो बीएलए के साथ मजीद ब्रिगेड हो, चाहे वो टीटीपी हो, जमातुल अहरार हो, वो दाइश हो, वो आईएसकेपी हो, ये तमाम ऑर्गेनाइजेशन जो है वो हमेशा किराए के ऊपर जो है वो बिल्कुल हमने देखा कि ये सारा कुछ करती रही है। अब्दुल्ला बिन गुल साहब, वन डॉक्यूमेंट रजीम के नफाज से तिजारत में बेहतरी की बात हो रही है, क्या आप समझते हैं कि ये सरहदी कशीदगी को कम करेगी? देखिए, तिजारत में तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस टाइम पे $10 बिलियन का ट्रेड जो है अफगान ट्रांजिट ट्रेड चल रहा है, क्योंकि वो एक लैंड लॉक्ड कंट्री है और कुछ इंटरनेशनल कवानीन के पाकिस्तान को पासदारी करनी पड़ती है। लेकिन इस सब के अंदर पाकिस्तान का तो एक ही मौकफ है कि भाई दहशत गर्दों की आमाजगाह अपने मुल्क को न बनने दो और पाकिस्तान के खिलाफ जो है वो मत तुम जो है वो नबर्द आजमाओ इन सारी चीजों से। दूसरा, पाकिस्तान ये कहता है कि 10 छोड़ तुम जो है वो $30 बिलियन की ट्रेड कर लो, लेकिन कोई कायदे कवानीन के साथ तो करो ना। आप वही जो ट्रेड पाकिस्तान से आप ट्रांजिट ट्रेड की शक्ल में अफगानिस्तान में लेके जाते हो, फिर आप जो है वो हमारे मुल्क में वापस जो है स्मगल कर देते हो चीजें। इससे तो पाकिस्तान की मईशत को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंच रहा है। यानी कि अफगानिस्तान ये कहता है कि मुझे हर किस्म की जो है मनमानी करने की इजाजत दी जाए, मैं बॉर्डर से जितने मर्जी बंदे जो है वो रोजाना जो है वो पाकिस्तान में मजदूरी करने के लिए आए और बगैर वीजे के आए, जहां मर्जी से वो अफगानिस्तान की सरहद को क्रॉस करें। ये कैसे मुमकिन होगा? ये पाकिस्तान एक आजाद खुद मुख्तार रियासत है और हम एहतराम करते हैं अफगानिस्तान के कवानीन का, लेकिन अगर पाकिस्तान में बगैर कारोबार के बगैर डॉक्यूमेंटेशन के कोई आना चाहता है, बगैर जो डॉक्यूमेंटेशन इजाजत हम नहीं देते करना चाहता है अफगान ट्रांजिट ट्रेड की शक्ल में, तो वो पाकिस्तान उसको जो है वो किसी सूरत फैसिलिटेट नहीं कर सकता, क्योंकि हम बड़ी मुश्किल से ग्रे लिस्ट से बाहर निकले बहुत हैं। जबरदस्त बात की आपने अब्दुल्ला हमीद गुल साहब के हम जब भी हम किसी मुल्क में जाते हैं मुकम्मल तौर पर रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना पड़ता है। तो जब भी कोई हमारे मुल्क में आना चाहता है हम उसको वेलकम करते हैं, लेकिन वो मुकम्मल तरीके से वीज़ा लेकर पाकिस्तान आए। इसी मौजू को आगे बढ़ाएंगे। बहुत शुक्रिया, हमारे साथ मौजूद थे अब्दुल्ला हमीद गुल साहब, और आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे पंजाब भर में गैर कानूनी गैर मुल्कियों के इनखला का तीसरा मरहला जारी है। पंजाब पुलिस के मुताबिक अब तक 21,900 से ज़ायद अफगान शहरियों समेत
गैर कानूनी मुकीम अफराद को डिपोर्ट किया जा चुका है, जबकि 423 अफराद ताहाल होल्डिंग पॉइंट्स पर मौजूद हैं। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर का कहना है कि इनखला का मुकम्मल जो अमल है वो बैनुल अक़वामी कवानीन के मुताबिक किया जा रहा है। कराची में सराब गोट अफगान बस्ती में गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ ऑपरेशन दोबारा शुरू कर दिया गया। MDA के मुताबिक 3100 से 1500 मकानात मिसमार कर दिए गए हैं। जो कार्रवाई है वह अराज़ी मुकम्मल बागजार कराने का ये अमल मुकम्मल तौर पर जारी है। फैसलाबाद में भी अफगान मुहाजिरीन का इनखला मुकम्मल तौर पर किया गया है। इसी पर मुख्तलिफ शहरों से हमारे ब्यूरो चीफ ने हमें ज्वाइन किया है। हमारे साथ मौजूद हैं ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद कामरान खान, ब्यूरो चीफ लाहौर अरसलान रफ़ीक भट्टी, ब्यूरो चीफ पेशावर यासिर हुसैन, ब्यूरो चीफ सिंध शुएब बरनी। सबसे पहले रुख करेंगे लाहौर का। अरसलान रफ़ीक भट्टी हमारे साथ मौजूद है। अरसलान, कहिएगा, मुकम्मल तौर पर अफ़गानिस्तान के जो लोग यहाँ पर बस रहे थे अफ़गानी, उनका इनखला हो चुका है लाहौर से? नहीं, अभी शहरवानों इसमें मसला ये आ रहा है कि बहुत सारे ऐसे अफ़गानी हैं जिन्होंने यहाँ पे लोकल कार्ड बनवा लिए, समहाउ मैनेज किया हुआ, उन्होंने नादरा के कार्ड बनवा लिए, शनाख्ती कार्ड, उनकी शनाख्ती अलामात जो है, यानी शनाख्ती जो था उनका शनाख्त वो पाकिस्तानी उन्होंने कर ली। अब उसमें मामला ये आया कि जब वो उनका डाटा इकट्ठा करने लगे तो जो पाकिस्तानी थे वो ऑटोमेटिकली उसमें से निकल गए। अब मामला उसमें से ये थोड़ा सा जब सीरियस इसने रुख इख्तियार किया तो उसके बाद जो हमारे कानून नाफिज करने वाले इदारे थे, जिस तरह आपने बताया डॉक्टर उस्मान अनवर का, IG पंजाब का, उन्होंने फिर थोड़ी सी जब सख्ती की तो फिर उनके कार्ड्स का जब उन्होंने वेरिफिकेशन की तो नादरा ने उनको कुछ रिकॉर्ड फराहम किया, जिसके बाद ये मुमकिन हो सका कि अभी तकरीबन 60 to 70% और 80% में भी हो सकता है कि लोग उनको डाटा मिल गया और उनमें से इनखला का अमल शुरू हो गया, यानी डिपोर्टेशन शुरू हो गई। लेकिन अब भी 20 से 25% या 30% लोग अभी हैं अफगानी, उनका डाटा इकट्ठा किया जा रहा है। खासकर जो पुराने कपड़े का कारोबार करते हैं, जो ट्रांसपोर्ट का काम करते हैं, उसके अलावा आप देखें कि पंजाब की सड़कों पर, खासकर लाहौर या बड़े बड़े शहरों की सड़कों पर आपको दाने भूनने वाले बहुत से पठान नजर आते हैं। वो कोई कहता है जी मैं बाजोड़ से हूँ, कोई पेशावर से। मार्केट्स में मौजूद हैं जी, मार्केट्स में भी मौजूद हैं, बाजारों में मौजूद हैं, काम कर रहे हैं, वेटर्स का काम कर रहे हैं, कुक्स का काम कर रहे हैं। उनमें से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका डाटा नहीं है। तो अब कोशिश ये की जा रही है कि इस फेज में कम से कम उन लोगों को जो वाकयातन अफगानी है, किसी के साथ कोई नाजायज नहीं हो रहा। बात यह है कि जब एक चीज रूल है, हमारे मुल्क का कानून है, हमने अपने मुल्क के कानून के मुताबिक देखना है। चूंकि जब भी कोई दहशतगर्दी का वाकया रिसेंट आप देख लें, तमाम के ताने बाने अफगानिस्तान से जाके मिले हैं। फितनतुल हिंदुस्तान है, फितनतुल ख्वारिज है, उसमें आप मजीद ब्रिगेड है, BLA, तमाम के जो हैं वो ताने बाने वहाँ से मिल जाते हैं। अब जब ये फैसिलिटेट करेंगे दहशतगर्दी पाकिस्तान में, खुसूसन पंजाब में या हमारे किसी भी रियासत के हिस्से में, तो उनको छोड़ा तो नहीं जा सकता कि उनको हम छोड़ दें। क्यों छोड़ दें भाई? इसलिए कि वो हमारे मेहमान थे, मेहमान बन कर रहे हैं ना, हमारे ऊपर ना चढ़े। अब उन्होंने यही किया है कि अब तमाम लोगों का डाटा जो है वो इकट्ठा किया जा रहा है। बिल्कुल ठीक है। लाहौर से आपका ये कहना है कि 60 to 70% जो अफगानी हैं उनको भेज दिया गया है, बाकी का डेटा इकट्ठा किया जा रहा है। इस्लामाबाद का रुख करेंगे। कामरान हमारे साथ मौजूद हैं। कामरान, कहिएगा, इस्लामाबाद में इस वक्त क्या सूरत है? क्योंकि हम जब भी कभी इस्लामाबाद चक्कर लगाते थे तो हम देखते थे बहुत बड़ी तादाद में वहाँ पर अफगानी बसे हुए थे। वहाँ पर क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल, देखिए, ये अगर इसका मजमूई फिगर आप देखिए ना, तो 40 लाख अफगान महाजरीन जिनको 45 साल से हम मेज़बानी जो है वो कर रहे हैं। तो ये इट्सल्फ जाहिर है, जब 40 लाख गैर मुल्की आपके मुल्क में आएंगे तो वो आपको हर गली कूचे में मिलेंगे और उनकी जो मौजूदगी है वो वहाँ पर आपको बाकायदा नज़र आएगी। यही वजह है कि अब ये फ़ैसला किया गया है कि अब जो है सफारती सतह पर जो मामला चल रहे हैं और जोग्राफियाई सरहदों पर जो कुछ हो रहा है, उसके बाद अब फैसला ये किया गया है और ये अटल फैसला है। ये 17 तारीख को अभी 5 दिन पहले वज़ीर-ए-आज़म हाउस में एक आला सतही इजलास हुआ, जिसमें वज़ीर-ए-आज़म की सरबराही में था और उसमें फील्ड मार्शल जनरल सैयद आसिम मुनीर जो थे वो भी शरीक थे। और उसमें बाकायदा फ़ैसला किया गया कि पूरे मुल्क से, जिसमें तमाम सूबे और वफाक के एरियाज शामिल होंगे, वहाँ पर कोई भी गैर कानूनी अफगानी जो होगा उसको नहीं रहने दिया जाएगा, उसको रिपैट्रिएट किया जाएगा। और इसके लिए जो तमाम सूबाई हुकूमतें हैं वो उनको ये कहा गया है, उन्होंने बल्कि यकीन दहानी कराई, क्योंकि उनके जो वज़राए आला थे वो उसमें मौजूद थे उस मीटिंग में, और उन्होंने उनको बाकायदा हिदायत जारी की गई थी और उन्होंने इत्तफाक किया था कि हम अपने अपने सूबों से इस फैसले पर बाकायदा तौर पर अमल करेंगे। और उस मीटिंग में एक जो फिगर दिया गया था वो ये कहा गया था कि यानी आज से 5 दिन पहले तक ये कहा गया था कि 14 लाख
से जायद जो महाजरीन हैं उनको वापस भेजा जा चुका है। और आज जब हमने ये कंफर्म किया है तो आज़ाद सोर्सेज ने हमें, गवर्नमेंट सोर्सेज ने ये बताया है कि अभी तक जो महाजरीन वापस भेजे गए हैं उनकी तादाद जो है वो 15 लाख से तजावज़ कर गई है। तो ये सिलसिला जो है वो चल रहा है, लेकिन अभी भी बहुत काम जो है वो करने को है। उसकी वजह यह है कि जैसे अभी ये जिक्र हुआ कि कुछ महाजरीन ऐसे भी थे जिन्होंने यहाँ पर सिटीजनशिप जो है वो किसी ना किसी तरीके से ले ली थी। एक तो सिटीजन कार्ड जो हैं वो उनको मिले थे, वो भी अब सारे जो हैं वो ख़त्म कर दिए गए हैं, उनको भी वापस जाना होगा। और मामला यही आ रहा है कि जिन लोगों ने मिली भगत के साथ यहाँ पर सिटीजनशिप ले ली थी, अपने जो दस्तावेजात थे वो बनवा लिए थे पाकिस्तानी होने के, अब उनका जो डाटा है उसको वेरीफाई जो है वो किया जा रहा है ताकि वो लोग भी जो कि किसी तरह से इस नेट में आए और फिर उनको भी उसी डाटा के तहत जो है ठीक है। अब डेटा की सूरत में लोगों को इस तरह से उनको रिकवर किया जा रहा है और उसके बाद फिर उनको डिपोर्ट किया जा रहा है फौरी तौर पर। यासिर हुसैन ब्यूरो चीफ पेशावर हमारे साथ मौजूद हैं। यासिर, ये जैसे कि जिक्र किया गया अभी अरसलान की जानिब से भी और कामरान की जानिब से भी कि जो अफगानी वो लोग यहाँ पर अभी मौजूद हैं जिन्होंने किसी ना किसी तरीके से सिटीजनशिप हासिल कर ली थी, वो किस तरह से हासिल की जाती है? क्या ये गैर कानूनी नहीं? और दूसरा ये कहिएगा कि पेशावर में तो बहुत बड़ी तादाद है और उनको जानना पहचानना ज़्यादा मुश्किल है, तो किस तरह से वहाँ पर ये काम किया जा रहा है? देखिए शहरबानो, पेशावर जो है यहाँ पर मैं समझता हूँ कि 25% अफगानी जो है यहाँ पर ज़िंदगी गुजर बसर कर रहा है। यहाँ पर ऐसे इलाके हैं, एक बोर्ड बाज़ार और एक फ़कीराबाद, जहाँ पर आपको ये कहना मुश्किल होगा कि आप पाकिस्तान में हैं। उनकी दुकानों के नाम भी जो हैं वो भी अफगानिस्तान यानी वो जो काबली वो लिखा होता है उस लैंग्वेज में है, झंडे लगे हुए हैं। अफगान इंटेलिजेंस जो है यहाँ पर बोर्ड बाज़ार में उनकी हिफाजत के लिए मौजूद रहती है, जो कि मुख्तलिफ रूप में होते हैं। बेसिकली कहने का मकसद है कि ये ड्राइव देखें, इससे पहले भी इस एक्सरसाइज की गई थी 2016 में भी, और उस वक्त भी काफी अफगानियों को जो है वापस भेजा गया था। मैं ये समझता हूं कि अब जो आईडी कार्ड्स की बात की जा रही है, देखिए शहरबानो, अगर आप और मैं भी नादरा ऑफिस जाएंगे ना तो हमारे भी बाप दादा परदादा के नाम और उनके कार्ड्स चेक किए जाएंगे। प्रॉब्लम ये आती है कि अगर इन्होंने कार्ड्स बना लिए हैं तो इनके बायोडाटा भी होना चाहिए, डोमिसाइल होना चाहिए, यकीनन उनमें ये पकड़े जा सकते हैं। इस वक्त कालीन का कारोबार जो है वो पूरे मुल्क में अफगानी कर रहे हैं और इसकी इब्तिदा पेशावर ही से होती है। और इस वक्त जितना रिच अफगानी है वो ज्यादातर इस्लामाबाद में मुकीम है। बहरिया टाउन आप देख लें और इलाके आप देख लें, इसी तरह लाहौर के जो पोश इलाके हैं वहां पर जितने रिच अफगानी हैं वो इन इलाकों में रह रहे हैं। ज्यादातर जो भी भट्टी साहब भी बात कर रहे थे कि कुछ बाजोड़ ये अफगानी जो हैं जब अटक क्रॉस हो जाते हैं तो फिर अपना जो रूप है वो पठान में ले आते हैं और वो ये नहीं बताते कि उनका ताल्लुक जो है अफगान से है। वो ये कहते हैं कि हम बाजोड़ से, हम पेशावर से, हम चारसद्दा से, हम करक से हैं। ये जो बेसिक प्रॉब्लम्स हैं, देखिए जड़ इस वक्त पेशावर में है, उसके बाद ये जो शाखें हैं ये पंजाब की तरफ जाती हैं, सिंध की तरफ जाती हैं। अब इस जड़ को अगर पेशावर केपी से खत्म करना है तो हकीकी मायनों पर इनका इनखिलाफ करना होगा। इस वक्त मईशत पर सबसे ज्यादा बोझ जो है मैं समझता हूं अफगानियों का ही है। ठीक है, हमारे दोस्त ममालिक हैं, लेकिन 45 साल से वो यहां पर अगर गुजर बसर कर रहे हैं तो उनको समझना चाहिए। इस वक्त आप देखें पेशावर में जितने बड़े बड़े प्लाजा हैं वो पाकिस्तानियों के नहीं अफगानियों के हैं। आप गोल्ड का कारोबार देखें तो आपको अफगानी दिखाई देगा, आप प्रॉपर्टी का कारोबार, मतलब तमाम हर एक चीज में इनका होल्ड है। तो मैं ये समझता हूं कि आला हुकाम को भी इल्म है कि कौन से अफगानी को किस वक्त निकालना है। अगर इन्होंने अपने आप को लीगल किया है, देखिए हम अगर दूसरे मुल्क में जाके अपने आप को लीगल भी करते हैं तो हमारा बायोडेटा जो होता है वो दूसरे मुल्क का होता है, यानी हम अपने पाकिस्तान का कहलाते हैं। तो इनका तो जो बायोडेटा है वो तो है ही नहीं, इनका तो बैकग्राउंड है ही नहीं। कोई कुनड़ से आया हुआ है, कोई मजार शरीफ से आया हुआ है, कोई काबुल से आया हुआ है। तो इन इलाकों से आकर जब हमारे मुल्क में वो यहां रह रहे हैं, अब तो उनकी 3rd 4th जनरेशन यहां पर चल रही है पाकिस्तान में, तो हकीकी मायनों पर अगर इनके खिलाफ कार्रवाई करनी है तो मैं समझता हूं कि अगर ये पूरे पाकिस्तान से, जैसे कामरान साहब फरमा रहे हैं कि 40 लाख, तो अगर 40 लाख में 20 लाख भी चले जाएं तो यकीनन हमारे पाकिस्तानियों को दूसरे मुल्क जाने की जरूरत भी नहीं होगी। उनको यहीं पर जॉब्स भी मिलेंगी, उनको यहीं पर कारोबार भी वो कर सकेंगे और हमारी जो मईशत है उसमें भी काफी स्पेस पैदा हो जाएगा। बिल्कुल बेहतरी आएगी। ब्यूरो चीफ सिंध हमारे साथ मौजूद हैं शुएब बर्नी। शुएब, कहिएगा, अफगान बस्ती जो सिंध में मौजूद थी उसकी मसमारी का अमल जारी था, वो कहां तक पहुंचा? और अभी तक अगर हम सिंध की बात करें तो कितने गैर रजिस्टर्ड अफगानी वहां पर अभी भी मौजूद है?
जी देखिए, अगर कराची की मैं बात कर लूँ तो कराची में इस वक्त सिचुएशन ये है कि जो अगवानी 1980 की दिहाई में पाकिस्तान आए थे, वो कराची में अगवान बस्ती जो कि उस वक्त अगवान कैंप के नाम से मशहूर थी, फिर बाद में वो बस्ती में कन्वर्ट हो गई और वहाँ पे तकरीबन 3100 से ज़ायद मकानात बना दिए गए और इसके अलावा फिर वो अगवानी शहर के मुख्तलिफ़ इलाकों में फैलते चले गए। तो अब उस वक्त जो है, क्योंकि वो ज़मीन जो है वो 234 एकड़ है, अब 234 एकड़ ज़मीन जो है ये मली डेवलपमेंट अथॉरिटी की है, जो कि कराची के लोगों ने ख़रीदी हुई है और वो बिल्डर ने उनको वापस देनी है। उसकी मसमारी का ऑपरेशन पिछले 4-5 दिन से किया जा रहा है। अभी इसके दौरान जो है कराची में बताया जाता है कि अगवान बस्ती के अंदर कायम जो 1500 से ज़ायद मकानात थे उसको गिरा दिया गया है और जो दीगर 1600 से ज़ायद अभी बाकी हैं उसको गिराने का ऑपरेशन इस वक्त जारी है। वाज़े रहे कि कराची में जो डाटा है वो अगवानियों का उस तरह से नहीं है। हम देखते हैं कि कराची के बाज़ार हों, कराची में जिस तरह से कपड़े की मार्केट है, कालीन की मार्केट है, तंदूर है, वहाँ पे अभी भी अगवानी मौजूद हैं, लेकिन वो कहते हैं कि हमारे पास पाकिस्तानी शनाख्ती कार्ड मौजूद है तो हमें कोई नहीं निकाल सकता। अच्छा, इन्होंने पाकिस्तान में आने के बाद जो इस तरह से पेनिट्रेशन करी गुज़िश्ता 40, 42, 43 साल के अंदर, तो उसके बाद इन्होंने कारोबार में पैसा इन्वेस्ट कर दिया है। इस वक्त हम जानते हैं कि गाड़ियों के शोरूम का काम है, इसके साथ साथ जो कराची में कपड़े की जो बहुत ज़्यादा बाज़ार लगते हैं, बड़ी बड़ी जो होलसेल मार्केट हैं जो कि गैर सिलावा कपड़ा आता है, उसमें ये इनकी इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा है। इसके साथ साथ इन्होंने ट्रांसपोर्ट में इन्वेस्टमेंट करी हुई है। कराची में जो कचरा उठाने के लिए गली मोहल्लों में जो कचरा उठाने वाले स्वीपर्स आते हैं वो तमाम अगवानी बच्चे हैं जो कि यहाँ से कचरा कलेक्शन करते हैं, तो उनको तो फ़िलहाल निकालने के लिए कोई इक़दाम अभी तक सामने नहीं आ रहे। लेकिन कराची में पिछले कुछ अरसे के दौरान बताया जाता है कि हुकूमत की जानिब से 15,000 के करीब इनका इनखला हुआ है जो कि अगवानी थे, वो वापस अपने मुल्क को लौट चुके हैं। ठीक है, वहाँ पर भी सूरत हाल जो है वो काफ़ी बेहतर है। फैसलाबाद का रुख करते हैं। ब्यूरो चीफ फैसलाबाद शहरोज़ इबाद हमें ज्वाइन कर चुके हैं। शहरोज़, ये कहिएगा, फैसलाबाद में चूँकि हमने सुना कि बहुत ज़्यादा कारोबार है कपड़े का और अफ़गानी बहुत बड़ी तादाद में कपड़े का कारोबार में हिस्सा ले रहे थे और पाकिस्तान में बड़ा पसंद किया जाता था, अभी वहाँ पर कारोबारी अगर हम लिहाज से देखें तो क्या मौजूद हैं या चले जा चुके हैं वहाँ से भी? ये फैसलाबाद में जो सूरत हाल है वो थोड़ी सी डिफरेंट इसता है कि जैसे ही हुकूमत पाकिस्तान की जानब से ये कहा गया कि जितने भी अफगान मुहाजिरीन हैं उनका इनखला जो है वो फौरी किया जाए, तो फैसलाबाद की पुलिस और ज़िला इंतजामिया की जानब से जो है वो ऑपरेशन का आगाज किया गया। और जैसा आप कह रही हैं बिल्कुल ऐसा ही है। फैसलाबाद में 4 बड़े कारोबार ये कर रहे थे, जिनमें एक तो कपड़े का है, दूसरा जूते का है और तीसरा कालीन का, और चौथे नंबर पर जो है वो सोलर पैनल का है, जो इस वक्त फैसलाबाद में ये सारे अफगान मुहाजिरीन जो है वो कर रहे थे। और इब्तदाई तौर पर जो है फहरिस्त जारी की गई, उसमें 413 गैर कानूनी और ये जो अफगान मुहाजिरीन थी इनकी लिस्ट जारी की गई। और ये जो है वो आज जो डाटा जारी किया गया है पुलिस की जानिब से, और ये कहा गया है कि फैसलाबाद में इन 413 जो गैर कानूनी थे अफगान मुहाजिरीन, इनको जो है वो वापस भेज दिया गया है। अब जो जिनके पास कार्ड मौजूद हैं और कुछ डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं, उनका अब जो है वो फेज जो है शुरू हुआ है। अब दूसरे मरहले में अब उनके खिलाफ जो है वो कार्रवाई होगी। यकीनन उन्होंने जो घर बनाए हुए थे वो ज़िला इंतजामिया ने अपने कब्जे में जो है वो लिए हैं, उनको वहाँ से सामान समेत जो है वापस जो है भिजवा दिया गया फैसलाबाद में। और अभी पुलिस का जो दावा है कि 413 जितने भी थे इन सबको जो है वापस भिजवा दिया गया। बिल्कुल ठीक है जी, वापस भिजवाया जा रहा है और जो है कार्रवाई अभी तक जारी है, डेटा इकट्ठा किया जा रहा है। बहुत शुक्रिया, हमारे ब्यूरो चीफ्स हमारे साथ मौजूद थे, कामरान खान, अरसलान रफीक भट्टी, यासिर हुसैन, शुएब बन्नी और शहरोज़ इबाद इस सारे मामले पर गुफ्तगू कर रहे थे। आगे बढ़ेंगे, आपको बताएंगे जंगबंदी मुआहदे के बावजूद इसराइली हमले गजा भर में आज भी जारी रहे। तबाह हाल अस्पतालों में दर्जनों जख्मी और शहदा लाए जा रहे हैं। ताज़ा तरीन इतलात के मुताबिक सिर्फ आज 57 फ़लस्तीनियों की लाशें मुख्तलिफ अस्पतालों में पहुँचाई गईं। दूसरी जानिब अमरीकी नायब सदर JD Vance और साबिक सदर ट्रंप के मशरिक़ वस्ता के एलची इसराइल के दौरे पर हैं, जहां वो ताज़ा कशीदगी के तनाजुर में मुज़ाकरात कर रहे हैं। आपको बताएं कि उधर हमास ने दावा किया है कि सालिसों ने यकीन दिलाया है कि जंग खत्म हो चुकी है। इसी पर बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है माहिर बैनुल अक़वामी अमूर डॉक्टर शाज़िया अनवर चीमा साहिबा ने। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहिबा प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। सबसे पहले हम बात करेंगे गजा जंगबंदी मुआहदे के हवाले से। मुआहदा किया गया लेकिन हमने देखा कि मुआहदे की खिलाफवर्जी की गई, अब भी मासूम फ़लस्तीनियों पर बम बरसाए जा रहे हैं। दूसरी जानब डोनाल्ड ट्रंप ने बयान दिया है, आप इस बयान को कैसे देखती हैं? क्या इनके अल्फाज किसी नई अमरीकी पॉलिसी की झलक है या सिर्फ दबाव बढ़ाने के लिए ये अल्फाज यूज़ किए जा रहे हैं? देखिए, आपके
प्रोग्राम पे भी और बाकी और बहुत से जहाँ पे भी कोई बुलाता है बात करने के लिए इसी मौजू पे, जी एक चीज जो है वो मैं पहले दिन से क्लियर कर रही हूँ कि जिस मुआहदे का हम जिक्र कर रहे हैं ऐसा कोई मुआहदा वजूद में उसका है ही नहीं। मुआहदा नहीं हुआ है कोई ऐसा, सिर्फ एक प्रपोजल है और दोनों पार्टीज को कुछ प्रपोज किया गया है, वो भी फेज बाय फेज, और फिर अभी 2 मरहले अभी तय हुए हैं, तीसरे तक बात पहुंची भी नहीं है। पहली बात तो ये है कि हम जिस मुआहदे का जिक्र कर रहे हैं वो मुआहदा एक प्रपोजल है और मुआहदे की शक्ल में मौजूद नहीं है, तो कोई पार्टी उसकी कोई एज सच सिग्नेटरी नहीं है, कोई पार्टी उसकी कोई गारंटर नहीं है। तो वहाँ पे जो कुछ भी हुआ उसमें यकीनन मुस्लिम और अरब ममालिक जो हैं उनकी सिंसेरिटी शामिल थी, बाकी जो है कुछ अपना घर बचाने के लिए आए हुए थे, कुछ ऑप्टिक्स के लिए आए हुए थे, लेकिन हमें पहले ही पता था कि यही होना है। और ये भी हम इससे पहले डिस्कस कर चुके हुए हैं कि वहाँ पे आईसिस और जो अलकायदा है उसके जो रेमिनिसेंट हैं वहाँ पे ग्रुप्स बनाकर गजा के अंदर मौजूद हैं जो एड को लूट रहे हैं, जो कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग कर रहे हैं, ऑर्गन ट्रैफिकिंग कर रहे हैं और बच्चों की भी स्मगलिंग कर रहे हैं। जब थोड़ी सी ब्रीदिंग स्पेस मिली है तो हमास ने अपना जो उनका लीगल सिस्टम है गजा के अंदर, क्योंकि वो एक पॉलिटिकल पार्टी है और उसकी गवर्नमेंट भी है वहाँ पे, जेनोसाइड से पहले तक थी, तो उन्होंने वहां पे अपना लीगल सिस्टम यूज करते हुए उन लोगों को सजाएं देनी शुरू की हैं। तो नेतन्याहू ने उसको एज अ प्रेटेंस यूज किया है कि हमारे बंदे वो मुसलमान हैं बुनियादी तौर पे, अलकायदा के लोग हैं, आईसिस के लोग हैं, एक उनमें अबू शुबाब गैंग जो है वो बहुत मशहूर है, तो वो उन लोगों की एग्जीक्यूशन को बुनियाद बनाकर दोबारा से बम्बार्डमेंट स्टार्ट करती है। तो बात ये है कि हम रोज जो है 1 डे एट अ टाइम देख रहे होते हैं और कि कौन इस जंग को रुकवाने वाला है और कौन इस जेनोसाइड को रुकवाने वाला है। जिनके पास रुकवाने की ताकत है वो पूरी इम्प्यूनिटी दिए हुए हैं और वो इसको ना सिर्फ ये कि इन्होंने खुली छूट दी हुई है, इसराइल के पास मुकम्मल इम्प्यूनिटी है, बल्कि उसे पता है मुझे किसी ने पूछना भी नहीं है। बिल्कुल। तो अभी तक कोई ऐसा मुआहदा नहीं है, प्रपोजल है जिसके अंदर पार्टीज हैं वो प्रपोज कर रही हैं आपस में कि क्या इसका हल हो सकता है, कौन कंस्ट्रक्ट करेगा, कौन जो है वो पॉलिटिकल बॉडी जो है उसको गवर्न करने के लिए बनाई जाएगी, कहाँ से फुट सोल्जर आएंगे, लेकिन अभी कुछ भी हतमी नहीं है। अभी सिर्फ 2 स्टेजेस हुई हैं जिसमें गजा के अंदर इमदाद जाना और दोनों साइडों के प्रिजनर ऑफ वॉर जो है उनकी स्वैपिंग होना, जिसमें से अगेन जो है जो हसाम अबू सफिया जो है जिनकी डिमांड की गई थी हॉस्पिटल के सर्जन है वो उनको अपनी जेलों में रखा हुआ है, वो वापस नहीं किए। और उसके बाद जो है जो मरवन बरगूती हैं जो 20 साल से वहाँ पे एक टॉर्चर चेंबर में रह रहे हैं, उनको भी पॉलिटिशियन है उनको भी वापस नहीं किया। तो उसमें भी अपने प्रिजनर ऑफ वॉर उन्होंने ले लिए हैं, जहाँ पे जो यहाँ से होस्टेज इसराइली जेलों में हैं उनमें से जितने वापस किए हैं, जिनकी डिमांड की गई थी वो नहीं मानी गई थी। सिरे से कोई मुआहदा जो मुकम्मल तौर पर हुआ ही नहीं है, जिसका जश्न मनाया जा रहा था, खुशियाँ मनाई जा रही थी, वो कोई मुआहदा ही नहीं था। और यही बात पहले भी की जा रही थी, आपकी जानिब से भी कहा गया था कि सवाल जब मैंने लास्ट टाइम आपसे पूछा कि होस्टेजेस जो वापस लिए जा रहे हैं कि ये मुआहदा उसी वजह से तो नहीं है कि इसराइल अपने होस्टेजेस को वापस लेना चाहता है और उसके बाद वो इसी तरह की हटदर्मी को बरकरार रखेगा, तो यकीनन आपका जवाब जो है वो दुरुस्त साबित हुआ है कि सूरत हाल बिल्कुल वैसी नज़र आ रही है। अभी कतर के जो अमीर हैं शेख तमीम, उन्होंने इसराइली कार्रवाई को नस्ल कुशी करार दे दिया है। इस बयान से आलमी सतह पर कोई फ़र्क पड़ेगा इसराइल को, जो कि वाज़े तौर पर लगता है कि नहीं पड़ेगा? आपके ख्याल में आप क्या समझती हैं? और दूसरा, जो 20 से ज़ायद ममालिक सालिसी का किरदार अदा कर रहे थे, 4 ममालिक ने ज़ामिन होकर दस्तखत किए थे, वो अब कहाँ पर है? देखिए, वो 4 ममालिक ने जिस चीज़ पे दस्तखत किए थे वो चीज़ पब्लिक नहीं हुई। पता नहीं उन्होंने किस चीज़ पे दस्तखत किए थे। दस्तखत शायद किए होंगे कि जेनोसाइड नहीं होगा, एथनिक क्लींजिंग नहीं होगी, लेकिन वो डॉक्यूमेंट जो है मेरे तक मेरी रसाई में नहीं है। अगर किसी के पास है तो मैं ज़रूर इस चीज़ की दरख्वास्त करूँगी कि वो डॉक्यूमेंट क्या है जिसके ऊपर जो गारंटर्स जो हैं उन्होंने सेरेमोनियसली दस्तखत किए हैं, वो मार्केट में नहीं है। ये दोनों पार्टीज बैठती हैं, हम इसका बारहा जिक्र भी कर चुके हैं। हमास एक कमरे में होती है, पैलेस्टीनियन रेजिस्टेंस इसराइली एक में होते हैं, मीडिएटर सेंटर में होते हैं, दोनों अलग अलग शर्तें मनवाते हैं और अलग अलग डॉक्यूमेंट अपने सोशल मीडिया पे पोस्ट कर देते हैं। अभी तक यही हुआ है दोनों मरहलों का। तीसरे मरहले में रिकंस्ट्रक्शन होनी है, रिकंस्ट्रक्शन हो ही नहीं सकती। रफा क्रॉसिंग जो है वो 2 दिन भी खुली नहीं रही, वहां से 600 ट्रक डेली की बात होनी थी वो 600 तो क्या आने थे, 150 ट्रक भी नहीं आने दिए। उसके बाद इसराइल ने रफा क्रॉसिंग को दोबारा बंद कर दिया है। जहां तक कतर का ये कहना कि वो मजम्मत करते हैं या वो इसको जेनोसाइड कहते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, किसी के कुछ कहने से फर्क नहीं पड़ने वाला, और ना ही हमारे अब कोई एक्सक्यूज मी कोई डिप्लोमेटिक आंसर देने से कोई फर्क पड़ने वाला है। बिल्कुल ठीक है, बहुत इस जेनोसाइड को हम सब 24/7 देख रहे हैं।
करवाने वाले जो हैं वो जो इनके अपोलोजिस्ट और एडवोकेट हैं जो कि बॉर्डर वेस्ट में बैठे हुए हैं, जिनका ये इसराइल प्रोजेक्ट है, उनकी तरफ मुंह करके हम देख रहे हैं कि शायद वो अपना प्रोजेक्ट खुद डिसमेंटल कर देंगे। और इस डिल्यूजन और इल्यूजन के अंदर उन्हीं के टॉकिंग पॉइंट हम डिस्कस कर रहे होते हैं, उन्हीं की बातें, क्या हमास डिसआर्म हो जाएगी? हमास क्यों डिसआर्म होगी? हमास एक पॉलिटिकल पार्टी है, एक रेजिस्टेंस फोर्स है। हमास डिसआर्म होगी तो क्या मैं और आप जाएंगे वहां पे लोगों को बचाने के लिए? बिल्कुल ऐसे। तो हम वही टॉकिंग पॉइंट कर रहे होते हैं। हम इतना क्लाउडीनेस ऑफ सेंसेशन है और इतनी ज्यादा हमें पेन की और इतनी हमें अपनी जो मिजरी है उसकी फिटीग हो गई है कि अब नहीं समझ में आ रहा कि क्या होने वाला है। ना किसी की मजम्मत कोई फर्क डालती है, ना किसी का कोई बयान फर्क डालता है। मुस्लिम ममालिक ने बहरहाल कोशिश की, पाकिस्तान और इंडोनेशिया ने कहा कि हम यूनाइटेड नेशन के अंडर अपने फुट सोल्जर भेजते हैं, लेकिन आप समझ ही सकते हैं जहां इतनी बड़ी ताकतें हैं वहां पे आप वैसे लोग भेजकर वहां पे जो है दुनिया के सामने खड़े नहीं हो सकते अगर वो इंटरनेशनल लॉ के अंडर ना हो और यूनाइटेड नेशन ने उसकी आपको इजाजत ना दी हो, तो वरना तो वो क्राइम है इंटरनेशनल। अब किसी की भी बयानात से या किसी की भी मजम्मत से बहुत खूबसूरत आपने जवाब दिया कि कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क पड़ता है कि वाज़े तौर पर जो मुआहिदा किया गया, जो ख्वाब दिखाए गए, उस पर अमल दरा। बहुत शुक्रिया जी, हमारे साथ मौजूद थी डॉक्टर शाजिया अनवर चिमा साहिबा और इस मामले पर गुफ्तगू करी थी। ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाजरीन। लाहौर की फ़ज़ाओं में एक बार फिर पतंगों की उड़ान की तैयारियां शुरू हो गई। पंजाब हुकूमत ने बरसों बाद महदूद बसंत मनाने की मंजूरी दे दी है, जिसके बाद शहर में बहार की खुशियां वापस लाने की तैयारियों का आगाज़ हो गया। इब्तदाई तौर पर बसंत सिर्फ लाहौर के हम देखते थे कि अंदर मनाने का ये फैसला किया गया है ताकि त्यौहार की रवायती चमक लाने के लिए ख़तरात से बचा जा सके। इसी पर बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है सदर ऑल पाकिस्तान काइट्स फ्लाइंग एसोसिएशन मोहम्मद शकील शेख साहब ने। बहुत शुक्रिया शेख साहब वक्त देने के लिए। हम जब छोटे थे तो हम देखते थे कि लाहौर में बहुत खूबसूरत तरीके से बसंत मनाई जाती थी। उसके बाद हादसात जो हैं वो इतने ज़्यादा होना शुरू हो गई कि उसकी वजह से फिर इस पर पाबंदी लग गई। अब एक महदूद एरिया का जिक्र किया जा रहा है कि उसमें बसंत मनाई जाएगी। महफूज बसंत किस तरह से साबित होगी ये, और क्या इसके हवाले से इक़दाम किए जा रहे हैं? जी अस्सलाम वालेकुम जी, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं सुनो न्यूज़ वालों से जो है जी बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। उन्होंने इस प्रोग्राम के लिए मदद किया और आपने जो सवाल पूछा है उसका मैं बड़ा अच्छे तरीके से आपको जवाब देता हूँ कि सबसे पहले हम लोग सेफ जो है जी हमने उसके लिए काम किया है और उसमें हमें मोटर बाइक के लिए जो है वो उसके लिए मोटर बाइक के ऊपर जो रोड है वो उसके ऊपर लाजमी करार करवाया है गवर्नमेंट से। और उसके अलावा जी हमने जो पतंग है उसका भी साइज छोटा और गुड्डे का साइज छोटा और डोर का भी जो बदन था उसको भी बारीक करना। तो अल्हम्दुलिल्लाह इसके साथ कोई भी ऐसा काम नहीं होगा जिससे किसी को कोई इंजरी या कोई प्रॉब्लम हो। नहीं, तो ये कैसे आप पॉसिबल करेंगे कि सब लोग जो हैं वो मोटरसाइकिल पर वो लगवाएंगे जो आप कह रहे हैं रॉड, और दूसरा ये जो यूज़ की जाती रही पहले जब इजाज़त थी तो जो डोर यूज़ की जा रही थी वो केमिकल से भरी हुई थी, वो किस तरह से आप उसका अंदाज़ा करेंगे कि ये के बगैर केमिकल के इस्तेमाल हो रही है, केमिकल वाली है? नहीं जी, एक्चुअली अवेयरनेस लोगों को इतनी ज़्यादा नहीं है डोर के सिलसिले में। सबसे मेन जो प्रॉब्लम क्रिएट हो रही थी वो मोटी डोर थी। सही। केमिकल का काइट फ्लाइंग के साथ कोई तल्लुक नहीं। अच्छा। और मोटी डोर जो थी उसका जो ऊपर जो मांझा लगता था वो बहुत ज़्यादा हैवी था और उसका जो मैच था वो 150 मैच था उसका मांझा जो था। इस वजह से उसकी मोटाई जो उसका धागा जो था वो भी मोटा था, उसमें भी ताकत बहुत ज्यादा थी। ऊपर उसके ऊपर जब मांझा लगता था उससे और उसकी ताकत और उसकी ग्रिप ज्यादा हो जाती, इसलिए वो टूटता नहीं था। और हमारे आपको पता है रोड जो है वो बहुत खुले हो गए, मोटर बाइक की स्पीड ज्यादा हो गई जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम क्रिएट हुई। लेकिन इसके साथ साथ मैं आपको एक और चीज बताता जाऊं कि इसके साथ साथ दूसरी भी एक चीज हुई जिसमें एक दोस्त ने दूसरे दोस्त का गला काटा। एक बंदा जो था वो काम करने वाला था, मालिश करने वाला था, उसने भी लोगों के गले काटे। और उससे जो है नुकसान ये हुआ कि पुलिस वालों ने उसकी तहकीक ही नहीं की। पुलिस वालों ने यही कहा जी कि ये जो है ना ये गला कट गया तो डोर नहीं कटा है। अच्छा शकील साहब, हमें ये बताइएगा कि लाहौर का कौन सा एरिया है जो इसके लिए मुख्तस किया गया है कि यहाँ पर कितने घर हैं जो ये बसंत मना सकेंगे? ये किस तरह से ये किया गया है फैसला इसका?
इसका जी अभी उन्होंने वॉल सिटी के अंदर जो है उन्होंने कहा जी वॉल सिटी में हम लोग काम करेंगे। ओके। और अभी देखें इंशाल्लाह हम लोग तो अभी बड़ी उम्मीद लगा के बैठे हैं कि पूरे लाहौर में जो बसंत है ना जी वो होनी चाहिए। हम मरियम साहबा से और हमारी जो वजीर आला पंजाब है हम उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि पूरे लाहौर में जो है ना बसंत का समा होना चाहिए, खुशियां पूरे लाहौर की होनी चाहिए, ये नहीं कि सिर्फ वॉल सिटी के अंदर हम लोग करें। अच्छा, और सिर्फ लाहौर नहीं बल्कि पूरे पंजाब में होना चाहिए। लोग चाहते हैं कि कोई एक्टिविटी हो लेकिन वो महफूज होनी चाहिए, उसको महफूज होना चाहिए। जब हमने देखा कि मासूम बच्चे जब वो बाइक पर बैठ के जाते थे वो ज़िबा हो जाते थे, उनके गले कट जाते थे। लास्ट ईयर तो एक फैसलाबाद का वाक़या था, एक जवान जो है उसका गला कट गया। बड़ी तशवीशनाक सूरत हाल थी। अभी मुकम्मल तौर पर हुकूमत की जानिब से और आप लोगों की जानिब से क्या ख़ास इक़दाम किए गए हैं? हमने इकदाम ये किया जी कि हमने हर स्ट्रीट के अंदर लाहौर के मुख्तलिफ जोन्स के अंदर अपने बच्चों को कायनात कर दिया है। उसमें कोई भी तंदी उड़ाए, कोई तार वाली डोर उड़ाए, कोई बड़ी गुड्डी उड़ाए, वो फौरी तौर पे हमारा कमिश्नर साहबा से और डीसी साहब से हमारी बिल्कुल अभी कल ही मीटिंग हुई है। उसमें उन्होंने वाज़ह तौर पे हमें ऑर्डर कर दिए हैं कि अगर आप कोई भी घर से बाहर कोई बंदा इस तरह की एक्टिविटी करता नजर आता है आप फौरी तौर पे हमें बताएं, हम इसके ऊपर एक्शन लेंगे। सही, यानी अपने ऑन पर अब लोग जो हैं वो इन्फॉर्म कर सकते हैं अगर कोई गैर कानूनी काम कर रहा है तो। गैर कानूनी जो काम कर रहा है जी बड़े सख्त किस्म के गवर्नमेंट ने उसमें जो है ना जी वो रखी है, सजाएं रखी है। अब जो बंदा जिस बंदे को लाइसेंस इश्यू होगा अगर वो बंदा गलत वहां पे चाइना डोर बेचेगा या वो मोटी डोर बेचेगा या वो 1.5 तावे गुड्डे से और 60 टन के ऊपर वो जाएगा तो वो उसका लाइसेंस भी कैंसिल होगा, उसको 5 से 10 लाख रुपए जुर्माना भी होगा और 10 से 15 साल उसकी उन्होंने कैद भी रखी है। बिल्कुल ठीक है जी। वॉल सिटी में इजाज़त दी गई है, बसंत मनाई जाएगी लाहौर में एक बार फिर से और इसको तौर पर कोशिश की जा रही है कि ये महफूज बसंत कहलाए। बहुत शुक्रिया, हमारे साथ मौजूद है मोहम्मद शकील और इस सारे मामले में गुफ्तगू कर रहे थे। प्रोग्राम से हमें दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह कल आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफ़िज़।